नमस्कार। घड़ी में रात के 9 बज चुके हैं और वक्त हो गया है आपके पसंदीदा बुलेटिन प्राइम टाइम 8-9 का, जहां मिलती है आपको प्रदेश की हर ताजा खबर। आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ ईशा सिंह। चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे अहम खबरों के साथ। डालते एक नजर आज की सुर्खियों पर। राजस्थान में मूसलाधार बारिश से बिगड़े हालात। सवाई माधोपुर सहित कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात। सवाई माधोपुर में मूसलाधार बारिश से बाढ़ जैसे हालात, जनजीवन अस्त व्यस्त। भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त, किसानों को लाखों का नुकसान। बारिश में टायरों और चद्दर के सहारे हुआ अंतिम संस्कार, विकास के दावों की खुली पोल। चंबल नदी खतरे के निशान से ऊपर, मंडरायल करनपुर के गांवों में बाढ़ का अलर्ट। झीरी ग्राम पंचायत और चंबल नदी में बाढ़ जैसे हालात, जिला कलेक्टर ने लिया जायजा। टोंक में मूसलाधार बारिश का दौर जारी, नदियां बांध ओवरफ्लो, कलेक्टर खुद मैदान में। महिला होमगार्ड से मारपीट, 2 बदमाश गिरफ्तार। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बीकानेर पहुंचे, सरकार पर साधा निशाना। ऑटो यूनियन ने किया 2 व्हीलर टैक्सी सेवाओं के खिलाफ प्रदर्शन। उदयपुर में कलेक्टर को ज्ञापन देकर रोक लगाने की मांग। रेलवे लाइन निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण का विरोध, उमरडा के ग्रामीणों ने उदयपुर में किया प्रदर्शन। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने किया सवाई माधोपुर के बाढ़ग्रस्त इलाकों का दौरा। पुलिस और तस्करों के बीच मुठभेड़, फायरिंग के बावजूद तस्कर फरार। तो ये थी आज की बड़ी सुर्खियां। अब बढ़ते हैं खबरों की पूरी रिपोर्ट की ओर विस्तार से। राजस्थान में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात पैदा कर दिए हैं। मंगलवार देर रात से शुरू हुआ बारिश का दौर बुधवार सुबह तक जारी रहा, जिसके चलते कई इलाके जलमग्न हो गए हैं। सड़कों पर पानी भर गया है और कई जगह घरों में भी पानी घुस गया है। भारी बारिश को देखते हुए राज्य सरकार ने कोटा, उदयपुर, अजमेर और अलवर समेत 12 से ज्यादा जिलों में आज स्कूलों में अवकाश घोषित किया है। इस बारिश का सबसे ज्यादा असर सवाई माधोपुर में देखने को मिला है। यहाँ बारिश के बाद सड़कें जलमग्न हो गई हैं। यहाँ तक कि रेलवे स्टेशन में भी पानी भर गया है और पटरियां भी पानी में डूब गई है। ट्रेनों को धीमी रफ्तार से निकाला जा रहा है, जबकि कई ट्रेनों को आउटर पर ही रोक दिया गया है। सवाई माधोपुर में जिला मुख्यालय से करीब 12 किलोमीटर दूर बोदल गांव में NH 552 पर स्थित ओगाड़ पुलिया पानी के तेज बहाव में बह गई है, जिसके चलते सवाई माधोपुर और श्योपुर मध्य प्रदेश का सड़क संपर्क टूट गया है। राजधानी जयपुर में भी सुबह से लगातार हो रही बारिश के कारण जनजीवन पूरी तरह प्रभावित हुआ है। भारी बारिश के कारण कई इलाकों में सड़कें जलमग्न हो गई है, जिससे राहगीरों और वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सोडाला, 22 गोदाम, रामबाग, रिद्धि सीधी चौराहा, अजमेर रोड समेत कई जगहों पर सड़कों पर जल भराव के चलते ट्रैफिक जाम की स्थिति बन गई है। मौसम विभाग के अनुसार कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, चित्तौड़गढ़ और प्रतापगढ़ जिलों में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। वहीं बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर को छोड़कर बाकी सभी जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। आइए देखते हैं प्रदेश के विभिन्न जिलों में कैसे हैं बाढ़ के हालात। बीती रात से हो रही मूसलाधार बारिश ने सवाई माधोपुर जिले में बाढ़ जैसे हालात पैदा कर दिए हैं। जिला मुख्यालय पर भी स्थिति बेहद खराब है, जहां लटिया नाला अपने पूरे उफान पर बह रहा है। नाले के आसपास बसी बस्तियां पूरी तरह जलमग्न हो गई है और कई कच्चे पक्के मकानों में पानी घुस गया है। लगातार बारिश का दौर जारी होने से लोगों ने अपने मकान छोड़ दिए हैं, क्योंकि घरों में 2 से 3 फीट तक पानी भर गया है। जिले में कई सालों बाद इतनी भीषण बारिश देखने को मिली। NH 552 पर स्थिति उघाड़ की पुलिया टूट जाने से खंडार उपखंड क्षेत्र का जिला मुख्यालय पूरी तरह से संपर्क कट गया है। बारिश के कारण जिले के कई ग्रामीण इलाके भी जलमग्न हो गए हैं और सभी नाले पूरी तरह से उफान पर हैं। बारिश के कारण अब जिले के हालात विकट होते जा रहे हैं, जिससे आम जनजीवन पूरी तरह प्रभावित हुआ है।
ओम जी, आज लगातार बरसात हो रही है, लटिया में जो है उफान की स्थिति है, तो क्या कुछ देख रहे हैं आप, किस तरह की बरसात है बाड़ी? जी अरविंद जी, ऐसा है, मैंने मेरे जीवन में सवाई माधोपुर के नगर के इतिहास में पहली बार इतना पानी देखा है। और अभी तक ऐसी कोई जनहानि की अभी सूचना नहीं जाहिर हुई है। प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है। हमारे जो नवनियुक्त कलेक्टर साहब हैं, उन्होंने कल घोषणा कर दी थी 30-31 की सभी बच्चों के स्कूलों की अवकाश कर दिया था। प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ सभी टीमों को लटिया नाले की बात करें तो करीब 150 ऐसे मकान हैं जो डूब में हैं, उनमें पानी भरा हुआ है। तो जी हाँ अरविंद, कल शाम को सूचना थी शहर के अंदर कई मकानों की दीवारों में पानी घुस गया है और वो लोग अपने सेकंड फ्लोर पर आकर के रहने को मजबूर हो गए हैं। उन लोगों ने जिस तरह से रात गुजारी है वो जानते हैं, तो प्रभु को याद करते हुए रात गुजारी है। और कई मकानों की दीवारें टूटने से उन लोगों का सामान नदी नाले में बह करके आ रहा है। ये आज रात को इतनी बारिश हुई है, सवाई माधोपुर में बाढ़ आई है, इतना पहाड़ों का पानी आया है, सारा मंदिर वगैरह सब, ये बसें आधी डूब गई थी, हमारे घरों में पानी चल गया। मेरा घर बिल्कुल सामने है और 50 साल में पहली दफ़ा पानी हम देख रहे हैं, जबकि 60 साल की मेरी उम्र हो चुकी है। काफ़ी नुकसान हुआ है, क्या नाम से सारे सबके शहर से सामान दे के आगे, कमरे से आगे क्या नाम से नुकसान इतना है। टेंटों के सामान लेके, ये सामने हमारा गार्डन है जिसमें सारे गेट तोड़ दिए पानी ने, बड़े बड़े पेड़ आ गए। मंदिर में ठाकुर जी आज तक इतना पानी गया ही नहीं। गोपाल जी महाराज के, पूरे ठाकुर जी महाराज की आधी बिल्डिंग मंदिर पूरा डूब चुका है। हमारी एक गाय थी, वो भी मर गई इसके अंदर। कितने बजे पता चला आपको? ये रात को 12 बजे से हम यहाँ थे। रात को ये घटना 2:30 बजे से 4 बजे तक तो फुल लेवल में पानी था, मतलब हम यहाँ खड़ा नहीं हो सकते थे। हमारे ऊपर सामने घर है, घर आप दिखाओ बोले सामने से कैमरे के अंदर, हमारी हालत खस्ता होगी। हम बहुत परेशान है। कोई प्रशासन उस टाइम कोई भी नहीं आया यहाँ पर। अभी तक कोई जिला प्रशासन का अभी तक आया ही नहीं ना, कोई न नगर परिषद से आया, न कोई प्रशासन की तरफ से, न पुलिस की तरफ से, कोई भी कुछ भी नहीं है। और काफ़ी नुकसान हुआ है, ये सरकार की जिम्मेदारी है। देख रहे हैं बरसात लगातार रात भर से हो रही है, तो पानी की किस तरह की आवक देखने को मिल रही है और किस तरह की व्यवस्था है आप लोगों की? ये 3 बजे से लगातार जो आपने अभी वीडियो में लिया है पानी, ये अभी तक हमने हमारी उम्र में तो अभी तक देखा नहीं कितना पानी आया है। मैं अभी 2 घंटे से मेरे पिताजी के साथ ही हूँ। जानवर बंधे हुए थे, उनको खोल के आया हूँ, नहीं तो उनकी भी दर्दनाक मौत होती। और ये वो मार्ग है जो पॉलिटेक्निक केंद्रीय विद्यालय और जो मेडिकल कॉलेज जो बन रहा है उसको आपस में जोड़ता है। और आज जिस तरीके से पानी बढ़ता जा रहा है, इससे लगता नहीं है कि अभी तक कोई रास्ता सुगम। लटिया नाले में इस तरह का उफान पहले आपकी याददाश्त में कभी रहा? हमारी उम्र में तो हमने देखा नहीं, और जितने भी लोग यहाँ बुजुर्ग ये बता रहे हैं कि इन्होंने भी आज तक ऐसा उफान नहीं देखा। मतलब बहुत भारी बारिश है। बारिश से और बड़ी जनहानि जब तक अभी 2 घंटे बाद जब सारा पता चलेगा, 4 घंटे बाद पता चलेगा, तो ऐसा लगता है भारी त्रासदी सवाई माधोपुर को झेलनी पड़ी होगी। क्योंकि सिटी के अंदर मेरे रात को 2 बजे फ़ोन आया तो किसी ने कहा कि साहब आधा शहर में पानी भर गया। गत 3 दिनों से 12 जिले में हो रही लगातार बारिश ने सामान्य जनजीवन को बुरी तरह से प्रभावित किया है। सोमवार रात हुई तेज बरसात के कारण स्थिति और भी बद से बदतर हो गई है, जिससे कस्बे की कई बस्तियों में जलभराव हो गया है। छोटे तालाब के वेस्ट वियर में तेज बहाव के कारण किसान तेजपाल भंडारी के माल गोदाम में पानी भर गया है। गोदाम में रखे लहसुन, अन्य कृषि जीन्स और खाद के कट्टे पानी में डूबने से गीले हो गए हैं। रात में पानी घुसने से गोदाम में 3 फीट तक भराव हो गया है, जिससे 10 लाख रुपए से अधिक का सामान खराब हो गया है। यह तेजपाल भंडारी के लिए दोहरी मार है, क्योंकि अधिक बारिश के कारण वे अपने 80 बीघा खेत में बीज रोपण भी नहीं कर पाए, जिससे उनका खेत का माल भी खराब हो गया है। कस्बे के बाईपास मार्ग पर स्थित एक मकान की 4 दीवारी का एक हिस्सा गिर गया। वहीं कई बस्तियां जलमग्न होने से अनेक घरों में पानी घुस गया, जिससे ग्रामीणों को रात भर जागना पड़ा। लगातार बारिश के कारण क्षेत्र में जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। अतिवर्षा के कारण वेस्ट वियर की चादर खतरे के निशान से ऊपर चली और जो पानी निकासी का 4 लाइन द्वारा जो अंडरपास बनाया गया वो कम पड़ गया, तो पानी का दबाव चलते हुए हमारे गोदामों में भारी नुकसान हुआ, जिसमें कृषि जिन्स, किसान खेती संबंधित फर्टिलाइजर्स
एवं उपकरणों का भारी से भारी नुकसान हुआ। लमसम कितना क्या नुकसान हुआ आपके? कम से कम हमारे अनुमान से 10 से 15 लाख रुपए का नुकसान है। भिलवाड़ा जिले की बनेड़ा पंचायत समिति के माताजी का खेड़ा गांव से विकास के दावों की पोल खोलती एक हृदय विदारक तस्वीर सामने आई है। बुधवार को 80 वर्षीय चुन्नी दास वैष्णव के निधन के बाद उनके परिजनों और ग्रामीणों को अंतिम संस्कार के लिए शमशान घाट पर भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। शमशान घाट पर किसी भी तरह की बुनियादी सुविधा न होने के कारण बारिश के बीच ग्रामीणों को न केवल टायरों का सहारा लेकर शव जलाना पड़ा, बल्कि चिता को बारिश से बचाने के लिए लोहे के पाइप के सहारे चद्दर पकड़कर लगभग 3 घंटे तक खड़े रहना पड़ा। माताजी का खेड़ा में शमशान की बदहाली ऐसी है कि एक बुजुर्ग का अंतिम संस्कार भी सम्मानजनक तरीके से करना मुश्किल हो गया। अंतिम संस्कार में शामिल होने वाले लोगों के लिए बैठने की कोई उचित व्यवस्था भी नहीं है, जिसके चलते बारिश में लोग छाते के सहारे खड़े रहकर अंतिम संस्कार में शामिल हुए। ग्रामीणों का कहना है कि गांव से शमशान घाट तक पहुंचने का रास्ता भी कीचड़ और बरसाती पानी से भरा रहता है। बारिश के मौसम में अंतिम संस्कार करना सबसे बड़ी चुनौती बन जाता है। ग्रामीण क्षेत्र में आज भी शमशान घाटों में मूलभूत सुविधाएं या तो नदारद है या बेहद खराब स्थिति में है। इस स्थिति को लेकर ग्रामीणों ने स्थानीय प्रशासन के खिलाफ गहरा रोष व्यक्त किया है। करौली जिले के मंडरायल करणपुर क्षेत्र में चंबल नदी का जल स्तर लगातार बढ़ने से नदी किनारे बसे गांवों में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन ने राहत और बचाव दलों को अलर्ट मोड पर रखा है और प्रभावित गांवों से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने की कार्रवाई शुरू कर दी है। बुधवार सुबह चंबल नदी का जल स्तर 167 मीटर दर्ज किया गया, जबकि खतरे का निशान 165 मीटर पर निर्धारित है। इस तरह चंबल का पानी फिलहाल खतरे के निशान से करीब 2 मीटर ऊपर बह रहा है। बढ़ते खतरे को देखते हुए मंडरायल क्षेत्र के राचोली गांव की आबादी को सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरित कर दिया गया है। वहीं टोड़ी गांव को भी पूरी तरह से खाली करा लिया गया है। अन्य प्रभावित गांवों के निवासियों को भी सतर्क रहने और गांव छोड़ने के लिए प्रशासन लगातार समझाइश कर रहा है। हालांकि कुछ ग्रामीण अभी भी गांव खाली करने को तैयार नहीं है। स्थिति पर लगातार नजर रखने के लिए प्रशासन ने सिविल डिफेंस, एसडीआरएफ सहित अन्य राहत एजेंसियों को तैनात किया है। मौके पर एसडीएम सुमन गुर्जर, तहसीलदार कमल चंद और पुलिस अधिकारी लगातार निगरानी बनाए हुए हैं। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे अफवाहों से बचें और प्रशासन के निर्देशों का पालन करें ताकि किसी भी प्रकार की जनहानि को रोका जा सके। धौलपुर जिले की झीरी ग्राम पंचायत में चंबल नदी का जल स्तर बढ़ने से बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। नदी का पानी निचले इलाकों में बसे घरों और यहाँ तक कि बस स्टैंड तक पहुँच गया है, जिससे जनजीवन प्रभावित हुआ है। हालात की गंभीरता को देखते हुए जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने तत्काल प्रभाव से प्रभावित लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर ने बताया कि प्रशासन द्वारा बाढ़ प्रभावित गांवों में लगातार निगरानी की जा रही है और राहत कार्य तेजी से चलाए जा रहे हैं। उन्होंने ग्रामीणों से अपील की है कि वे नदी के पानी से दूर रहे और सुरक्षित स्थानों पर चले जाएं। इसके साथ ही कलेक्टर ने एनडीआरएफ और स्थानीय प्रशासन को बचाव कार्यों में तेजी लाने के लिए भी निर्देशित किया है। जैसा कि आपको विदित है, कोटा बैरेज से जो लगातार चंबल में पानी की आवक होने की वजह से धौलपुर क्षेत्र में चंबल के जो स्तर है डेंजर लेवल से ऊपर आया है। 130 डेंजर लेवल है और हाल ही में 139 मीटर तक चंबल के हाइट बढ़ चुका है। उसमें कई इलाके प्रभावित है। हमने कुल 38 क्षेत्र को चिन्हित किया है और उसमें संबंधित एसडीओ और तहसीलदार उनके माध्यम से लोगों को वहाँ पे सूचना दिलाया। बीडीओ के माध्यम से उनके खाने की व्यवस्था भी सुनिश्चित किया है और जैसे सूचना मिलती है वैसे हम वहाँ पे लोगों को शिफ्ट करने का काम किया जा रहा है।
सर और दूसरी बात यह है कि एसडीआरएफ के एक और टीम हमने बुलाया है और साथ ही एनडीआरएफ की टीम भी यहाँ पहुँच चुका है। कुल 26 एनडीआरएफ के जाप्ता है, 10 व्यक्ति एसडीआरएफ टीम C4 C3 में 9 और 9 C1 में मौजूद है और इनको जगह जगह पे हमने इनको स्टेशन किया है। जैसे ही सूचना मिलेगी हम तुरंत लोगों को वहाँ पे रवाना करेंगे। सर जिरी में बता रहे हैं कई गांव डूब गए हैं, उसकी क्या पोजीशन? जिरी में 4-5 क्षेत्र है और उसमें पानी भरा हुआ संभावना, पानी भरने की सूचना मिली है और हमने कल ही लोगों को सूचित करा दिया था और उनको शिफ्ट करेंगे। टोंक जिले भर में देर रात से ही मूसलाधार बारिश का दौर जारी है, जिससे जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। लगातार हो रही झमाझम बरसात के कारण जिले के नदी नाले, तालाब और बांध पहले से ही ओवरफ्लो हो चुके हैं। बिसलपुर बांध के 6 गेट खोल दिए गए हैं, जिसके बाद बनास नदी में पानी की आवक लगातार जारी है। शहर के निचले इलाकों और कॉलोनियों में जल जमाव की स्थिति बन गई है। हालात की गंभीरता को देखते हुए जिला कलेक्टर कल्पना अग्रवाल खुद फील्ड में उतरकर स्थिति का जायजा ले रही है। वह रेनकोट और छाता लगाकर शहर की कॉलोनियों का दौरा कर रही है और निचले बस्तियों में लोगों से 1-to-1 मुलाकात कर रही है। कलेक्टर ने जिले वासियों से घरों में ही रहने की अपील की और आवश्यक काम पड़ने पर ही घरों से बाहर निकलने की हिदायत दी है। उन्होंने लोगों से पानी से दूर रहकर ही आनंद लेने को कहा। जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है और जल भराव वाले क्षेत्रों में पानी की निकासी को लेकर अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। सीकर जिले के खाटू श्याम जी में ड्यूटी के बाद घर लौट रही एक महिला होमगार्ड के साथ 3 बाइक सवार बदमाशों ने मारपीट की। इस हमले में होमगार्ड समदर खीचड़ के हाथ और सिर में चोटें आई है। घटना के बाद एक बदमाश मौके से फरार हो गया, जबकि 2 को स्थानीय लोगों ने पकड़कर रानोली पुलिस के हवाले कर दिया। महिला होमगार्ड समदर खीचड़ ने बताया कि वह खाटू श्याम जी से ड्यूटी कर स्कूटी पर सीकर आ रही थी। रायपुरा के शराब ठेके से आगे पहुंचने पर रायपुरा निवासी भोपाल जाट, बिरबल जाट और उनके साथ एक अन्य युवक बाइक पर आए और उन्हें बीच सड़क पर रोक लिया। तीनों ने उन्हें स्कूटी से उतारकर मारपीट शुरू कर दी। रास्ते से गुजर रहे लोगों ने हस्तक्षेप कर महिला होमगार्ड को बचाया और रानोली थाने को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची और 2 बदमाशों को हिरासत में ले लिया, जबकि तीसरा फरार हो गया। बदमाशों ने महिला होमगार्ड को जान से मारने की धमकी भी दी। उनमें से एक ने दावा किया कि उसका भाई पुलिस में है और इसलिए उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बदमाश शराब के नशे में बताए जा रहे हैं। महिला होमगार्ड समदर का आरोप है कि पुलिस ने दोनों बदमाशों को शाम को ही छोड़ दिया। हालांकि रानोली थानाधिकारी राजेश कुमार का कहना है कि दोनों बदमाशों को शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार करने के बाद जमानत पर रिहा कर दिया गया था, क्योंकि उस समय महिला होमगार्ड ने कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई थी। अब मारपीट का मुकदमा दर्ज किया गया है और पुलिस महिला होमगार्ड के कोर्ट में बयान के बाद बदमाशों के खिलाफ कार्रवाई करेगी। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बुधवार को हावड़ा बीकानेर ट्रेन से बीकानेर पहुंचे। रेलवे स्टेशन पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भारी भीड़ उमड़ पड़ी। मीडिया से बातचीत के दौरान गहलोत ने विभिन्न मुद्दों पर सरकार को घेरा। गहलोत ने ऑपरेशन सिंदूर में हुई चूक को लेकर सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, सरकार ने यह नहीं बताया कि चूक कहां हुई और जनता इसका जवाब चाहती है, लेकिन सरकार के पास कोई जवाब नहीं है। उन्होंने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे पर भी सवाल उठाए। गहलोत ने कहा, धनखड़ से इस्तीफा लेने का कारण अब तक अस्पष्ट है। यह साफ नहीं है कि उनसे इस्तीफा दिलवाया गया है या उन्होंने खुद दिया है। उपराष्ट्रपति पद की अपनी गरिमा होती है। पूर्व मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री और बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि देशवासी जानते हैं कि 26 लोगों को मौत के घाट उतारा गया। उन्होंने पूछा, चूक कहां हुई और उसके लिए सजा किसको दी गई? किसी ने भी इस्तीफा नहीं दिया। गृह मंत्री अमित शाह ने भी इस्तीफा नहीं दिया। गहलोत ने कहा कि राहुल और प्रियंका ने जो बात उठाई है उसका कोई जवाब नहीं दिया गया।
उन्होंने हाल ही में हुई एक बैठक का जिक्र करते हुए कहा कि इतने लंबे समय बाद बुलाई गई मीटिंग में पुराना इतिहास तोड़ मड़ोड़ कर बताया जा रहा है, जिसका कोई तुक नहीं है। उन्होंने याद दिलाया कि पाकिस्तान के 2 टुकड़े हुए और बांग्लादेश बना, लेकिन यह नहीं बताया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि पीएम और दूसरे नेता अक्सर बड़ी गलतियां करते हैं। गहलोत ने ईडी और अन्य एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए कहा कि ये एजेंसियां दबाव बनाने का काम कर रही है। उन्होंने पूछा कि ईडी ने कितने मामले दर्ज किए, जिसका जवाब संसद में भी नहीं दिया गया। शिक्षा नीति पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि शिक्षा नीति राजनीतिक नहीं होनी चाहिए और छात्र संघ चुनाव होने चाहिए। उन्होंने वादा किया कि हमारी सरकार बनते ही छात्र संघ चुनाव करवाएंगे। अंत में गहलोत ने यमुना के पानी को लेकर भी सरकार पर तंज कसा। उन्होंने कहा, मुख्यमंत्री कहते हैं कि यमुना का पानी लाएंगे, लेकिन ऐसा अब तक तो नहीं हुआ। ये जनता जो है, देशवासी चाहते हैं कि 26 लोगों को जो मौत के घाट उतारा था बड़ी मार्मिक तरीके से, उसमें चूक कहाँ हुई? अभी तो कोई जवाब आ नहीं रहा। चूक कैसे हुई, क्यों हुई और उसके लिए क्या पनिशमेंट दिया गया लोगों को? ये भी एक बड़ा मुद्दा होता है। किसी बड़ी घटना होती है तो चूक किससे हुई, किस स्तर पर हुई? ना गृह मंत्री ने, ना किसी और ने इस्तीफा दिया, एजेंसी के कोई हेड ने इस्तीफा नहीं दिया, तो इसका मतलब कुछ भी नहीं हुआ। तो जनता वो जवाब चाहती थी कि जनता चाहती थी कि इतनी बड़ी घटना के बाद में किनको आप पनिशमेंट दे रहे हो और चूक कहाँ हुई, इसकी इंक्वायरी हुई है क्या? कोई रिपोर्ट नहीं आ रही है और कल जवाब में भी कोई स्पष्ट रूप से कोई बात नहीं आई। तो राहुल जी ने, प्रियंका जी ने, गौरव गोगोई ने, जिसने भी बात उठाई है, अखिलेश यादव ने, किसी का भी जवाब नहीं दिया गया। खाली जो सरकार होती है आंकड़े उसके पास ही होते हैं, फैक्चुअल बोल उनके पास होती है, खाली उद्देश्य को बताई गई। तो ये बात तो आप जब ऑपरेशन सिंदूर बंद हुआ था, समाप्त हुआ था, तब जो मांग उठी थी कि आप पार्लियामेंट का सेशन बुलाओ, तो क्या फ़र्क पड़ता, उसको बुला लेते, उस वक्त देशवासियों के सामने बात आती, जवाब सवाल होते, जनता ज़्यादा संतुष्ट होती। इतने लंबे अरसे बाद में आपने ये मीटिंग बुलाई है, लोकसभा बुलाया है, और उसके अंदर आपने अपने अपने भाषण दे दिया खाली, और पुराना इतिहास बता रहे 62 का, 60 का, 71 का, 65 का, तो वो भी तोड़ मरोड़ करके, उस इतिहास को तोड़ के मरोड़ के आप पेश करो जनता के सामने, जिसका कोई तुक नहीं था। उनके जो बड़ी उपलब्धि थी उस पर किसी को गर्व नहीं था। कह रहे पाकिस्तान 2 टुकड़े हो गए, बांग्लादेश बन गया, अब उसका समझौता होगा, क्या गलती रही, आप ये लीपापोती कर रहे हो, कोई इलाज नहीं इसका। ऐसी फैक्चुअल गलतियाँ तो ये अनेकों बार कर चुके हैं, मोदी जी भी और अन्य नेता भी। ये जो आप गलती बता रहे हो, ऐसी गलतियाँ तो कबीर पे भी कर चुके हैं और कई साहित्यकारों पे कर चुके हैं। तो कोई नई बात नहीं। देश देख रहा है, देश देख रहा है, और तीनों एजेंसी इम्पोर्टेंट है। मैं भी कहता हूँ बिहार के चुनाव को लेकर ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई ये प्रीमियर एजेंसी है देश की, जहाँ पर फाइनेंशियल इरेगुलरिटी होती है, फ्रॉड होते हैं, क्राइम होते हैं, उसके लिए अच्छी एजेंसी है। पर जिस प्रकार से मोदी जी के आने के बाद में दुरुपयोग हुआ है, उसके लिए मैं कहता हूँ पूरे देश के अंदर आतंक मच गया, और 193 केसेस रजिस्टर्ड किए ईडी ने। पार्लियामेंट का जवाब मेरा नहीं है, गवर्नमेंट का जवाब है। सिर्फ 2 केस में इनको सफलता मिली। कितने लोगों को तंग किया गया होगा, उनके घरों में गए होंगे, छापे डाले होंगे, महिलाएं हैं, माता हैं, बहनें हैं, क्या बीती होगी। 18 घंटे नहीं, कई दिन तक वहाँ रहते हैं। जो स्थिति है, ये बहुत ही खतरनाक स्थिति रही है। तो सुप्रीम कोर्ट ने जब कुछ कमेंट किए, तब थोड़ा बहुत फर्क पड़ा है। एक संवैधानिक पद पे बैठा हुआ व्यक्ति, धनखड़ साहब ने
धनखड़ साहब शिकायत कांग्रेस की बहुत रही है, विपक्ष की रही, विपक्ष की भी रही पार्टियों की, परंतु धनखड़ साहब को जिस रूप में मजबूर किया गया या वो खुद इस्तीफा दिया, उन्होंने इस्तीफा दिलवाया गया, ये तमाम बातें रहस्य बनी हुई है। तो संवैधानिक पदों पे जो बैठते हैं, एक पार्लियामेंट के मेंबर भी कोई इस्तीफा देता है या कोई अच्छी बात बोलना चाहता है या वो किसी पार्टी का है, किसी पार्टी की बात करता है, वो भी स्पष्टीकरण देता है, उसके अंदर स्पष्टीकरण देता है। और एक उपराष्ट्रपति जी का इस्तीफा हो गया देश के अंदर, आज इतने दिन हो गए हैं, अभी तक भी ना तो वो कोई बोले, ना उन्होंने पैर से बात करी है, न सरकार ने कोई बताया है कि हमारे उपराष्ट्रपति चुने हुए थे, वो किन कारणों ने इस्तीफा दिया। क्या सरकार में नाराज थी, इत्तेफाक की थी मंत्रियों के बीच में या प्राइम मिनिस्टर के बीच में या धनखड़ साहब के बीच में, क्या किसी को नहीं मालूम है, और वो भी मौन धारण किए हुए हैं। तो ये घटना मामूली नहीं है। संवैधानिक पद पे आप किसी को अगर मजबूर कर देंगे, राष्ट्रपति को गल कर देंगे, जो सुनते हैं हम लोग, मजबूर होकर इस्तीफा दिया या इस्तीफा दिलवाया गया, जो भी है, किसी को नहीं मालूम है, सुनी बातें हैं। तो संवैधानिक पद पे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्राइम मिनिस्टर, लोकसभा स्पीकर, CGI, ये सभी जो होते हैं बड़े बड़े पदों पर, ये संवैधानिक पदों पर होते हैं, उनके इस्तीफे ऐसे नहीं होते हैं। उनके लिए स्पष्टीकरण देश को देना पड़ता है कि क्यों हमने इस्तीफा दिया, पूरे मुल्क को बताना पड़ता है। क्या धनखड़ साहब को अवसर दिया गया क्या को अवसर बताए कि मेरा इस्तीफा किया, उसके बाद मंजूर करते वो। उदयपुर में ऑटो यूनियन की तरफ से जिला कलेक्टर के सामने शहर में संचालित हो रही 2 व्हीलर टैक्सी सेवाओं के खिलाफ प्रदर्शन किया। कलेक्टर को ज्ञापन सौंपते हुए अवैध बाइक टैक्सी सेवाओं पर तुरंत रोक लगाने की मांग की। यूनियन पदाधिकारियों ने आरोप लगाया कि उदयपुर की हर गली मोहल्ले चौराहे के बाहर निजी बाइकों को पीली नंबर प्लेट लगाकर किराए पर चलाया जा रहा है। यह न केवल नियमों का उल्लंघन है, बल्कि इससे ऑटो चालकों की आजीविका पर भी संकट गहरा गया है। उन्होंने कहा कि 2 व्हीलर टैक्सी सेवाएं मोटर वाहन अधिनियम के तहत अवैध है, क्योंकि निजी वाहनों का व्यावसायिक उपयोग नहीं किया जा सकता। प्रदर्शन में कांग्रेस नेता भी शामिल हुए। यूनियन ने ज्ञापन में बताया कि अधिकांश ऑटो चालक बैंक से लोन लेकर ऑटो खरीदते हैं, लेकिन ऐप आधारित सस्ती 2 व्हीलर सेवाएं के कारण उनकी कमाई लगातार गिर रही है। ऑटो यूनियन ने अपनी मांगे रखते हुए कहा कि जिन बाइकों पर पीली नंबर प्लेट लगाकर उन्हें किराए पर चलाया जा रहा है, उनके खिलाफ लाइसेंस निरस्त कर सख्त कार्रवाई की जाए। क्या समस्या है? समस्या तो उदयपुर शहर के सभी ऑटो चालक यूनियन के जो सभी यूनियन भाई है, मेन समस्या इनकी यह है कि आज जगह जगह आज उदयपुर शहर के जो अंदरूनी क्षेत्र है, वहाँ पर रेपिडो बाइक के नाम से अवैध लाइसेंसधारी और हर आदमी ने अपनी दुकानें खोल ली, जिस वजह से आज ऑटो चालकों की मतलब पेट भरना भी मुश्किल हो गया। इसलिए कलेक्टर साहब से भी यही मांग रखी है। ओला उबर है, ये सब जाते हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि लाइसेंस जिसके पास है उनको रखे, अन्यथा हटाइए, क्योंकि ये दुकानें शहर में आधी भीड़ तो इन लोगों ने कर रखी है। हर दुकान के बाहर 10-10 गाड़ी खड़ी है, उसको लेके आज ये ज्ञापन दिया गया कलेक्टर। संस्थापक मेवाड़ ऑटो रिक्शा चालक यूनियन उदयपुर, संस्थापक भगवतीलाल साहू। आज उदयपुर के कार्यक्रम था, यहाँ पे चक्का जाम और हड़ताल का, मगर प्रशासन से हमारे को निवेदन किया कि यहाँ पे व्यवस्था बिगड़ जाएगी और हम संभाल नहीं पाएंगे, और राज्यपाल आए हुए हैं, तो हमने प्रशासन को कोऑपरेट करते हुए उनको, एसपी साहब हमारे बहुत अच्छे हैं, इनका आभार, और आईजी साहब का स्वागत, उदयपुर में पधारे हैं, उनका स्वागत। जिलाधीश महोदय ने हमारे को बहुत गंभीरता से सुना और हमारी समस्याओं के लिए समाधान के लिए, और मुख्य बात हमारी ये है कि लपको में जो पर्यटक पुलिस है, लपको में ऑटो चालकों को बंद कर रही है, जो जिनाइन है और अपना ऑटो चालक घर से चल रहे हुए रोक के स्टैंड पे ऑटो रिक्शा बैठे हुए को, पर्यटक स्थल पे पॉइंट पे ऑटो रिक्शा को बैठे हुए को ले जाकर वो 151 में और लपको में दे रही है, जबकि वो ऑटो रिक्शा अपना व्यवसाय पालन पोषण कर रहा है।
अपना नियमित धंधा कर रहा है, बिजनेस कर रहा है। दूसरी बात, ओल्ड सिटी के अंदर अमराई हो, हाथीपोल से अंदर हो, घंटाघर हो, जगदीश चौक हो, चांदपोल के अंदर है, जहाँ पे ऑटो रिक्शा ही दिल्ली तक पहुंचाता है और छोटा ऑटो रिक्शा है और ऑटो रिक्शा ही अंदर तक घर तक पहुंच सकता है। जहाँ एम्बुलेंस भी पहुंच सकती है वहाँ ऑटो रिक्शा पहुंचता है, वहाँ पे ऑटो रिक्शा जाना बंद कर दिया है प्रशासन ने। हम ये चाहते हैं कि वहाँ पे आना जाना टू व्हीलर मतलब आना जाना 3 व्हीलर ऑटो रिक्शा का चालू करें, वहाँ पे बंद नहीं किया। जब हमने यदि यातायात पुलिस को हमने बताया भी सही और उन्होंने माना भी सही कि हम अंदरूनी इलाकों में वन वे नहीं कर रहे हैं, ऑटो रिक्शा के लिए वन वे नहीं करे किया जाए, 4 व्हीलर के लिए कर दिया जाए। 4 व्हीलर से रास्ता जाम होता है। और उदयपुर जिले के उमरडा ग्राम पंचायत के ग्रामीणों ने आज जिला कलेक्ट्रेट के बाहर प्रदर्शन करते हुए प्रस्तावित रेल यार्ड निर्माण के लिए हो रहे भूमि अधिग्रहण का विरोध किया। ग्रामीणों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपते हुए मांग की कि उनकी आबादी एवं खातेदार भूमि को रेलवे अधिग्रहण से मुक्त किया जाए और अन्य उपयुक्त स्थान पर यार्ड बनाया जाए। ग्रामीणों ने कहा कि उत्तर पश्चिम रेलवे द्वारा उमरडा गांव की लगभग 137.401 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण स्वच्छता, सुविधा एवं विकास कार्य के लिए किया जा रहा है, जिसमें अधिकांश जमीन आबादी और खातेदार किसानों की है। यह भूमि अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के लोगों की आजीविका का एकमात्र साधन है और अधिग्रहण से करीब 300 परिवारों के जीवन पर संकट मंडरा रहा है। ग्रामीणों ने कहा कि उमरडा ग्राम पंचायत को पहले ही परमाणु ऊर्जा विभाग द्वारा उमरडा ग्रोथ सेंटर यूरेनियम जोन के रूप में भी अधिसूचित किया जा चुका है, जिससे क्षेत्र में विकास कार्यों की संभावना और योजनाएं पहले से ही चल रही है। प्रभुलाल प्रजापत और समस्त ग्रामवासी उमरडा, साथ में सरपंच साहब खड़े हैं उमरडा के, और आज हम यहाँ रेलवे द्वारा जो भूमि अधिकृत कर ली गई है यार्ड बनाने के नाम पर, और जो जमीन एग्रीकल्चर है खातेदारों की, वहाँ सारे आदिवासी कम से कम 400 सालों से बसे हुए घर हैं, उनकी खेती की जमीन है, उस सभी पर रेलवे द्वारा जमीन अधिकृत कर ली है और नोटिस दे दिए हैं कि जमीन खाली करने के लिए। परंतु सब वहाँ पे उनकी जमीन केवल आदिवासियों के जो जरिया है जीवन यापन का वो खेती है। अगर वो वहाँ से हटेंगे तो कहाँ जाएंगे? उनके घर आवास सब उजाड़ने की केवल ये साजिश है। केवल विकास के नाम पर विनाश को बढ़ावा दिया जा रहा है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। गरीबों की, आदिवासियों की मांग है कि यार्ड कहीं और बनाया जाए, क्योंकि वहाँ आसपास बिला नाम सरकारी जमीन भी है और एक खारवा जहाँ रेलवे स्टेशन है वहाँ पर भी खाली जमीन पड़ी है, वहाँ पर भी यार्ड बनाया जा सकता है। इसलिए हमारी सरकार से और रेलवे विभाग से ये मांग है कि जो यार्ड बनाया जा रहा है रेलवे का, वो वहाँ उस स्थान पर नहीं बनाया जाए और हमारी गरीबों की जमीन खाली नहीं कराई जाए। धन्यवाद। कितने हैं टोटल परिवार वहाँ पे? वहाँ कम से कम ही 200 परिवार अभी वर्तमान में बसे हुए हैं, जो कम से कम 400-500 सालों से बसे हुए हैं। सभी को नोटिस मिले हैं घर खाली करने के लिए, और जमीनें हैं, खातेदारी जमीनें। और साथ ही हमारे को एक नोटिस और दिया गया है कि नोटिस तो अभी तक नहीं आया है, परंतु एक अखबारों में अफवाह फैली गई है कि वहाँ पूरे गाँव में यूरेनियम का भंडार है, जिससे ना तो गाँव का कोई विकास हो रहा है। पिछले 1 वर्ष से हम सभी त्रस्त हैं, इसलिए हमारी सरकार से मांग है कि जल्द से जल्द इस यूरेनियम वाले मामले का भी खुलासा किया जाए कि यूरेनियम है या नहीं, और विकास चालू कराया जाए। प्रावधान होता है कि कोई भी भूमि अधिग्रहण करती तो दूसरी जगह मुआवजा देती है, ऐसी कोई प्रावधान आपके साथ नहीं पेश किया? अभी तक हमें मुआवजा नहीं चाहिए, क्योंकि हम चाहते हैं हमारे को मुआवजा नहीं चाहिए। हम जहाँ 500 सालों से बसे हुए हैं और रेलवे डिपार्टमेंट के पास दूसरी जमीन और पास में पड़ी है, उसका उपयोग करें, न कि हमारी खातेदारी जमीन और हमारी जो घर बसे हुए हैं पुराने, जहाँ से हम भावनात्मक रूप से जुड़े हुए हैं, वह घर नहीं उजाड़े। बीती रात हुई मूसलाधार बारिश ने सवाई माधोपुर और आसपास के ग्रामीण इलाकों में बाढ़ जैसे हालात पैदा कर दिए। नदी नाले उफान पर हैं और कई बांध ओवरफ्लो हो गए हैं, जिससे दर्जनों गांव व कॉलोनियां जलमग्न हो गई। जिला प्रशासन के साथ एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें बचाव कार्यों में जुटी है। वहीं प्रदेश के आपदा प्रबंधन एवं कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने बाढ़ग्रस्त प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। उन्होंने अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए और स्थानीय लोगों से मिलकर हर संभव मदद का भरोसा दिलाया।
डॉक्टर मीना ने जिला मुख्यालय पर आई इस आपदा के लिए पिछली कांग्रेस सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार ने बिना सर्वे के लटिया नाले के बहाव क्षेत्र में एलिवेटेड रोड बनवा दिया, जिससे नालों का पानी अवरुद्ध हो गया और कई मोहल्ले में पानी भर गया। उन्होंने बताया कि लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है और नुकसान का सर्वे करवाकर पीड़ितों को मुआवजा दिया जाएगा। डॉक्टर मीना ने NH 552 पर टूटी ओगाड़ पुलिया के नए निर्माण के लिए केंद्र सरकार से फंड और वन विभाग से NOC लेने की बात कही। उन्होंने लोगों से सतर्क रहने की अपील भी की। भारी नुकसान का तो एक कारण जो मैंने भी देखा, जो लोग कह रहे थे शहर के, तो जहाँ नाले में एलिवेटेड रोड बन रही है, देयर इज हिंड्रेंस। वहाँ कचरा डाल दिया, वो पूरा नाला भर गया और उसकी दीवारें वो ठीक ढंग का कंस्ट्रक्शन नहीं था, तो सारा पानी रेगर मोहल्ला, कोली मोहल्ला, कुछ मुसलमानों का हिस्सा, कुछ प्रजापति मोहल्ला, उनमें पानी भर गया। और अब हम उसका सर्वे कराएंगे, जितना भी नुकसान हुआ है अधिकारी को भेज के घर घर, और जितना आपदा प्रबंधन विभाग में जो मापदंड है तदनुसार उनको सहायता दी जाएगी। और अभी हम हमारी तरफ से, चेयरमैन साहब की तरफ से, वहाँ चूँकि खाना नहीं बना पा रहे लोग, तो प्रत्येक घर में खाने के पैकेट बांटे जाएंगे। मैं चूँकि यहाँ आया था तो पता लगा ये बोदल की पुलिया भी टूट गई और इससे अवरुद्ध हो गया मध्य प्रदेश का रास्ता, सवाई माधोपुर से खंडार भी अलग हो गया। इसलिए इसका एक एस्टिमेट नए सिरे से बनवाएंगे और केंद्र से पैसा स्वीकृत करा के, जो गांव के लोग बता रहे हैं कि वो सीधी को जोड़ना ही ठीक रहेगा, ये तो अंधकुआ है, मतलब एक तरह से ब्लैक स्पॉट है, उसके लिए फॉरेस्ट की परमिशन की जरूरत पड़ेगी, तो वन विभाग से भी परमिशन दिला के इसको सीधी करने की कोशिश करेंगे। कल वन मंत्री संजय शर्मा जी भी आके यहाँ का निरीक्षण, अच्छी बात है, वन मंत्री जी आ गए तो उनको प्रैक्टिकली पता लग गया, तो इसमें हमें बड़ी मदद मिलेगी। तो प्रस्ताव तुरंत जयपुर भेजेंगे, जयपुर से दिल्ली भेजेंगे, पर भारत सरकार से NOC लेने के लिए बहुत ताकत लगानी पड़ेगी, वो लेकर आएंगे। डॉक्टर साहब, आज और कल भारी बारिश की चेतावनी है लोगों से। आज और कल मौसम विभाग ने भारी बारिश की चेतावनी दी है। कल हम भी जमाराम गठबंधन में एक अमेरिकन कंपनी आई थी जो ड्रोन से बरसात करवाना चाहती थी, IMD मतलब मौसम विभाग ने मना कर दिया कि अभी आप ये कार्यक्रम स्थगित कर दो, तो कल का कार्यक्रम हमने स्थगित कर दिया है। वो देश में पहली बार होगा कि किसी ड्रोन से बरसात कराई जाए। ठीक है। भीलवाड़ा जिले के मांडल थाना क्षेत्र में पुलिस और तस्करों के बीच मुठभेड़ हो गई। इस दौरान पुलिस ने तस्करों की जीप का पीछा किया और उसे रोकने के लिए गाड़ी का शीशा तोड़कर रिवॉल्वर से टायर पर फायर भी किया। टायर फटने के बाद भी तस्कर नहीं रुके और जीप लेकर भागने में सफल रहे। इस पूरी घटना का एक CCTV वीडियो भी सामने आया है। मांडल थाना पुलिस तस्करों की तलाश में जुटी हुई है। भीलवाड़ा SP धर्मेंद्र सिंह यादव ने बताया कि पूर्व थाना क्षेत्र में A श्रेणी की नाकाबंदी की जा रही थी। इसी दौरान एक काले रंग की बिना नंबर की जीप नाकाबंदी तोड़ते हुए मांडल थाना क्षेत्र में जा घुसी। एक सकरी गली में गाड़ी फंस गई, तभी पुलिस मौके पर पहुंची और कार को रोकने का प्रयास किया। पुलिस ने कार का शीशा तोड़कर सर्विस रिवॉल्वर से दाहिने अगले टायर पर फायर किया, लेकिन तस्कर जीप लेकर भागने में कामयाब रहे। भागने के दौरान तस्करों ने गाड़ी में भरे प्लास्टिक के कट्टों को सड़क पर फेंकना शुरू कर दिया। इन कट्टों में अवैध मादक पदार्थ अफीम डोडा चूरा भरा हुआ था। पुलिस ने डोडा चूरा जब्त कर लिया है और थार चालक व उसके साथ बैठे व्यक्ति के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी है। SP धर्मेंद्र सिंह यादव ने यह भी बताया कि पुलिस ने पहले ड्राइवर के सामने रिवॉल्वर तानकर उन्हें सरेंडर होने के निर्देश दिए थे। पुलिस का मकसद तस्करों पर हमला करना नहीं था, बल्कि उन्हें गिरफ्तार करना था। इसी के चलते कार के दाहिने अगले टायर पर सर्विस रिवॉल्वर से फायर किया गया था। मांडल में कोई तस्करों की सूचना आई थी, जिसपे पुलिस ने पीछा किया और पीछा करके तस्करों की गाड़ी पर फायर किया। फायरिंग देखकर तस्कर भाग उठे और जो डोडा का कट्टा था वो सड़क पर फेंक के भागे और इसमें मुकदमा दर्ज किया गया है NDPS एक्ट में और अन्य धाराओं में, और अभी उनकी तलाश जारी है।
आपको जानकारी में कितने आदमी थे क्या सर? अभी हम लोग डिटेल इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। राज्य की हर छोटी बड़ी हलचल को जानने के लिए जुड़िए हमारे साथ रात 9 बजे बीबीसी राजस्थान प्राइम टाइम 8-9 पर। अगर आप भी अपने क्षेत्र, संस्था, समाज या संगठन की खबरें हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो हमें संपर्क करें 9414102499 पर। और राजस्थान की हर ताज़ा जानकारी के लिए फॉलो करें और सब्सक्राइब करें हमारे इंस्टाग्राम व यूट्यूब चैनल बीबीसी राजस्थान।